नमस्कार, महादेव। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में लाइब्रेरी की काफ़ी लंबी वैकेंसी आ रही है। आई डोंट थिंक कि लाइब्रेरी साइंस में किसी एक बार में इतनी लंबी वैकेंसी कहीं पे आई होगी। तो बिहार में जो वैकेंसी आ रही है उससे रिलेटेड कुछ जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आ सकता है इस बिहार लाइब्रेरियन के एग्जाम में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली ऐसे तो अगर नंबरिंग वाइज किया जाए तो ये 60 क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरह से इसका डिस्कशन होगा, डिस्कशन में आपको टोटल 200 क्वेश्चन का फायदा आपको मिलने वाला है। मैं इस पे डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चैनल का लिंक, यूट्यूब चैनल का सॉरी व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट बिहार लाइब्रेरी या उससे रिलेटेड किसी भी तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हम उसमें अपडेट करते रहते हैं। व्हाट्सएप पे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, टेलीग्राम पे जो बस पीडीएफ वगैरह जो होता है उसको मैं शेयर करता हूँ। व्हाट्सएप पे जो चैनल होता है वो सेफ होता है, उसका नंबर अगर आप ज्वाइन करते हैं व्हाट्सएप पे तो वो नंबर किसी को भी नहीं दिखता है। इवन अगर मैं एडमिन भी हूँ उस चैनल का तो मुझे भी नहीं दिखता है। तो यू आर सेफ, डोंट वरी अबाउट इट। मैं ग्रुप नहीं बनाने वाला हूँ, मैं चैनल बना के रखा हूँ सो दैट उसको लोग ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद उसमें जो भी फायदा है वो ले सकें। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि पोस्ट कॉर्ब एन एक्रोनिम वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। ये पोस्ट कॉर्ब क्या होता है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये पोस्ट कॉर्ब क्या होता है। पोस्ट कॉर्ब का फुल फॉर्म होता है पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन सॉरी डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, सी ओ जो होता है ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं। ठीक है। आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बस्टिंग। ये सारा क्या है, ये जो आपका जो है पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये पोस्ट कॉर्प जो है ये एक्रोनिम ये फर्स्ट किनके द्वारा कॉइन किया गया था, या फिर हम हिंदी में इसको कह सकते हैं पोस्ट कॉर्प जो होता है इसको किसने दिया था? पोस्ट कॉर्प का जो सिद्धांत है वो किनके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था लूथर गुलियक और लेंडल उर्विक के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं गुलियक एंड उर्विक के द्वारा ये दिया गया था पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत। ठीक है। अब जरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, शोध गंगा डेवलप्ड बाय यूजीसी इन फ्लिवनेट इज रिपोजिटरी ऑफ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये शोध गंगा क्या होता है। जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में या कहीं पे जो आप रिसर्च वगैरह करते हैं, तो जो रिसर्च होता है, एक होता है कि रिसर्च इन प्रोग्रेस, आपका क्या है रिसर्च चल रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं पेपर बनाते हैं, कहीं पे जाकर सेमिनार में आप पेपर वगैरह पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं रिसर्च इन प्रोग्रेस। रिसर्च क्या है आपका प्रोग्रेस में है। और दूसरा क्या होता है, जब आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाता है, पीएचडी कंप्लीट होने के बाद आप क्या करते हैं, आप थीसिस सबमिट करते हैं। तो शोध गंगा जो होता है, शोध गंगा जो है ये किसके लिए, तो ये थीसिस के लिए है। और एक होता है शोध गंगोत्री, जैसे ये शोध गंगा है, दूसरा इसी तरह से क्या है शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री किसके लिए होता है, तो रिसर्च इन प्रोग्रेस के लिए होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बायोकेमिस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ। बायोकेमिस्ट्री किसका एग्जांपल है, तो फ्यूजन का या डिस्टिलेशन का या एल्गोमरेशन का या फिर फ्यूजन का। तो ये जो बायोकेमिस्ट्री जो एग्जांपल है ये हमारा एग्जांपल होता है किसका, तो फ्यूजन का ये एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द बुक विद द टाइटल पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर वाज रिटन बाय। ये पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर जो किताब है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है। पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर जो है ये किताब किसके द्वारा लिखा गया, तो एएस डिकिंसन के द्वारा लिखा गया है। एस आर रंगनाथन के द्वारा जो सबसे पहला किताब था, सबसे पहला नहीं कह सकते, सबसे इम्पोर्टेंट जो किताब है उस किताब का नाम क्या है, तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है। इसके बारे में ये इन्होंने बात किया था 1928 में, लेकिन ये पब्लिश कब हुआ था, तो 1931 में। किसके द्वारा ये पब्लिश हुआ था, तो महाराष्ट्र लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज। अब क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो होता है उसमें इंफॉर्मेशन सोर्सेज कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है प्राइमरी सोर्सेज, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्सेज और तीसरा होता है टर्शियरी सोर्सेज।
ठीक है। तो प्राइमरी सोर्सेज का जो उदाहरण है वो आपका क्या हो गया, डायरी हो गया, या फिर ऑटोबायोग्राफी जो होता है, लेटर्स होता है, गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड होता है, वो स्पीचेस जो होता है, या गवर्नमेंट के द्वारा कोई अगर जो रेप्यूटेड पोस्ट पे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, कोई मिनिस्टर है, उनके द्वारा जो स्पीचेस दिया जाता है, वो नॉवेल है, पोएम्स है, पेंटिंग्स है, या फिर कोई जो फोटोग्राफी जो करते हैं तो उनका जो फोटो होता है, ये सारा का सारा क्या होता है, ये प्राइमरी सोर्सेज का उदाहरण है। सेकेंडरी सोर्सेज का उदाहरण कौन कौन सा है, तो सेकेंडरी सोर्सेज का उदाहरण है टेक्स्ट बुक है, बायोग्राफी है, मूवी है, मूवी का रिव्यू जो करते हैं वो, या फिर बुक का जो रिव्यू करते हैं वो, ये सारा का सारा क्या है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज का है। टर्सरी में क्या होता है, जो आपका साइड बुक जो होता है या हेल्प बुक जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्सरी का हम लोग ये कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज किसको कहते हैं, तो हम लोग इंसाइक्लोपीडिया जो होता है ये हमारा सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स है। अगला क्वेश्चन क्या है, द नेशनल साइंस लाइब्रेरी इज ए पार्ट ऑफ, नेशनल साइंस लाइब्रेरी किसका पार्ट होता है, नेस्केयर का, या सेंडॉक का, या डेसीडॉक का, या फिर नेस्टॉक का। तो सबसे पहले ये किसका होता है, तो ये नेस्केयर का होता है। नेशनल साइंस लाइब्रेरी किसका होता है, तो ये नेस्केयर का होता है, ठीक है। अगला क्या है, which Indian university first started MLiv SC कोर्स, ये क्या है, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स जो है सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। MLIS कब स्टार्ट किया गया था, तो 1949 में। अगला क्या है, BLIS कब स्टार्ट हुआ था, तो 1947 में, सेम यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्न कन्वेंशन जो था ये किससे जुड़ा हुआ था, वर्न कन्वेंशन इज कंसर्न विथ, वर्न कन्वेंशन किसके द्वारा किसके साथ जुड़ा हुआ था, पेटेंट के साथ, या फिर स्टैंडर्ड के साथ, या फिर कॉपीराइट के साथ। तो ये हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ था, तो ये कॉपीराइट के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट यानी कोई भी वेबसाइट जो होता है उसका पहला पेज जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको होम पेज से के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, पब्लिशर ऑफ द बुक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का पब्लिशर कौन सा पब्लिशर था, तो पब्लिशर कौन थे, एस आर रंगनाथन, या फिर मद्रास लाइब्रेरी, या फिर मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, या नन ऑफ एवं। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है कि पब्लिशर की जैसे ही बात आता है, तो पब्लिशर की बात अगर जहां पे भी आता है तो पब्लिशर कौन था इस किताब का पब्लिशर की बात करते हैं तो पब्लिशर जो है आपका ये मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है। यहाँ पे देखिए मद्रास यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सेम अगर इसी को क्या कर दे यूनिवर्सिटी की जगह पे अगर लाइब्रेरी कर दे तो भी कंफ्यूज होगा आदमी। पब्लिशर की बात आता है तो क्या है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जहाँ पे एसोसिएशन ना हो उसको नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे इस चीज का, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये इसके राइटर कौन थे, तो राइटर एस आर रंगनाथन थे। कब ये पब्लिश हुआ था, तो 1931 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था, तो एस आर रंगनाथन के द्वारा। इसके बारे में सोचा कब गया था, तो 1928 में, ठीक है। इसके बारे में बात किया गया था, सबसे पहले इसके बारे में कहाँ पे बात हुआ था, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में, तो BHU में कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे कौन, एस आर रंगनाथन, वहीं पे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में वो पहला जिक्र करते हैं। और ये किताब पहली बार पब्लिश होकर के कब आता है, तो 1931 में ये पब्लिश होकर के आ जाता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है काहे के लिए, तो लाइब्रेरी साइंस में जो किताब रखा जाता है उसके बारे में ये 5 नियम बात किए हैं कि लाइब्रेरी अगर होता है तो वहाँ पे लाइब्रेरी किस तरह से होना चाहिए जो कि एक परफेक्ट लाइब्रेरी हो सके। तो उसमें उन्होंने बात किया है 5 लॉ के बारे में। तो 5 लॉ में पहला लॉ क्या है, पहला लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, किताबें क्या है यूज करने के लिए है। तो अगर किताब यूज करने के लिए तो ये हर कोई इसका यूज कर सकता है। अगर लाइब्रेरी में आप किताब यूज के लिए नहीं रखते हैं, किताब लाइब्रेरी में जो किताब है वो सारे को अलमीरे में आप पैक करके रखते हैं तो वो तो शोपीस के लिए हो गया, वहाँ पे सिर्फ लोग देखने जाएंगे। किताब खाए के लिए होता है, पढ़ने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहला बात क्या बताया, बुक्स आर फॉर यूज, बुक किताबें किसके लिए, तो किताब यूज करने के लिए है। दूसरा बात उन्होंने कहा, दूसरा जो ये तो हो गया पहला नियम, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि एवरी रीडर हिज और हर बुक्स, इसका मतलब क्या है कि
हर जो पाठक है, हर पाठक को उसका किताब मिले। कहने का मतलब किसी भी तरह का पाठक हो, पाठक कोई भी हो सकता है, एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, एक बूढ़ा भी हो सकता है, एक यंग एज का भी हो सकता है। उसका अलग अलग क्या हो सकता है, चॉइस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि वो हो सकता है कुछ लोग नॉवेल पढ़ना चाहते हैं, नॉवेल में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नॉवेल होते हैं, हिस्टोरिकल है, गॉथिक है, मतलब इतिहास से रिलेटेड है, कुछ लोग रोमांटिक नॉवल पढ़ना चाहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के नॉवल पढ़ना चाहते हैं। तो उस तरह से उन्होंने दूसरा नियम क्या दिया कि एवरी रीडर हिज और हर बुक। अगला बात क्या करते हैं कि एवरी बुक इट्स रीडर। हर बुक हर बुक के पास में क्या होना चाहिए, उसका रीडर होना चाहिए। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि आप एक किताब जो आप एक लाइब्रेरी है आपका एक, और कहाँ पे है आपका लाइब्रेरी है, किसी स्कूल में है, और उस स्कूल में आप क्या करते हैं, एक एक साइंस का जो काफी डीप साइंस का है, मान लीजिए कि न्यूरो साइंस का किताब आप वहां पे रख देते हैं। न्यूरो साइंस बोले तो जो आपके नर्वस सिस्टम से जो काम करता है, जो आपका वेन वगैरह जो होता है, एक डॉक्टर का किताब है, उसको आप ले जाकर के कहीं पे एक स्कूल लाइब्रेरी में रख देते हैं। तो क्या छोटा बच्चा उस नर्वस सिस्टम के बारे में क्या पढ़ेगा? या फिर एक यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर की बात होता है, वहां पे जाकर के आप मैथमेटिक्स का कोई किताब रख दीजिएगा, तो उसका भी कोई यूज नहीं होगा। तो उसका दूसरा कहने का उनका जो तीसरा नियम था वो ये कह रहा था कि एवरी बुक इट्स रीडर। आप लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ उस तरह का किताब रखें जिस तरह का किताब का डिमांड उस लाइब्रेरी के आसपास लोग करते हैं, तो हर किताब को उसका पाठक भी मिल जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेव द टाइम ऑफ यूजर। इसका मतलब क्या है, इसमें लाइब्रेरी में जो आप किताब रखते हैं उसको इतने अच्छे से रखें कि जो यूजर है, जो यूजर बोले तो जो पाठक है, उस पाठक का क्या हो, समय बच सके। अब एक पाठक आया है कोई किताब लेने के लिए, मान लीजिए कि एक हम हैं, हमको एक नॉवेल पढ़ना है, किस तरह का, एक रोमांटिक नॉवेल पढ़ना है, और हम लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरियन को कहते हैं हमको एक रोमांटिक नॉवेल दे दीजिएगा। तो क्या कहते हैं, जाइए ना अंदर खोज लीजिएगा। अब भाई हम अंदर में जाएंगे, अंदर में 50,000 किताब है, तो हम कैसे खोज पाएंगे? पूरा लाइब्रेरी को छानेंगे तब ना जाकर के हमको पूरा का पूरा किताब मिलेगा। तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि हम पूरा किताब को छान सकें। तो यहाँ पे क्या है कि उस किताब को, जो भी किताब है उसको आप इस तरह से सजा करके रखिए कि जैसे ही आप, हम बोले नॉवेल, जब सर एक काम करिए ना, आप आइए मेरे साथ, किया आप मेरे साथ आइए, हम क्या अब वो हमसे पूछेगा कि अच्छा ये बताइए आपको कौन सा लैंग्वेज में चाहिए, तो हम बोलेंगे सर हमको हिंदी में चाहिए। वो कहा अच्छा ठीक है, चलिए आपको हिंदी का हम आपको दिखा देते हैं, जो लाइब्रेरी या फिर जो कैटलॉग है उसको हम आपको दिखा देते हैं, आप इसमें से जो आपको पसंद आता है वो चलिए आप देख के ले लीजिएगा। हम कहते हैं तो ठीक है सर कैटलॉग दिखा दीजिए। तो या तो कैटलॉग है तो कैटलॉग दिखा देगा, नहीं तो क्या करेगा, हमको जहाँ पे लाइब्रेरी का जो अलमीरा है, जहाँ पे जो सेल्फ है, जहाँ पे किताबें रखा हुआ है हिंदी का रोमांटिक नॉवेल, वहां पे जाएंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे, 50 से 60 100 किताब होगा, 100 किताब में से हम छांट करके आ जाएंगे आसानी से। तो इस तरह से क्या हुआ कि सेव द टाइम ऑफ यूजर। अगला क्या है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। रंगनाथन साहब ने क्या कहा, लाइब्रेरी को एक ऑर्गेनिज्म कहा। ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या होता है, उसको जीवित वस्तु की तरह उसको देख रहे थे, किसको, तो लाइब्रेरी को। हो सकता है कि अगर आप लाइब्रेरी खोल रहे हैं तो वहां पे अगर अभी आपके पास 50,000 किताब है, कल के, आज के 5 साल के बाद क्या होगा, वहां पे 50,000 से वो बढ़ के 1 लाख किताब हो जाएगा। तो आपका लाइब्रेरी का हो गया, बढ़ गया। आज के डेट में जिस वक्त आप लाइब्रेरी खोले वहां पे 500 लोग आते हैं पढ़ने के लिए, हो सकता है कल के डेट में 50,000 लोग आना शुरू कर दें, या 50,000 मत आए, 10,000 भी लोग आते हैं, तो भी क्या होगा, आपका लाइब्रेरी बढ़ जाएगा। तो वहां पे स्टाफ की कमी हो जाएगी, स्टाफ का जरूरत हो जाएगा, किताब की जरूरत होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो जाएगा जहाँ पे लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप किताब किसी को आप दे रहे हैं तो रिटर्न करने में और इश्यू करने में काफी आसानी हो। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट तरह की बात होती है। तो इसी को हम लोग ये सारा हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे जब इसका स्पेसिफाई करके जब हम लोग 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ेंगे उसमें हम इसकी बात करेंगे। तो एस आर रंगनाथन के द्वारा क्या हुआ था, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या था। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं कि एस आर रंगनाथन के द्वारा जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया गया था, पहला नियम क्या था, बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा क्या था, एवरी रीडर हिज और हर बुक। और तीसरा क्या था, एवरी बुक इट्स रीडर। और चौथा क्या था, सेव द टाइम ऑफ द यूजर। और पांचवा क्या था, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारा 5 नियम था। ठीक है, तो पब्लिशर की बात किया जाता है यहाँ पे, तो पब्लिशर कौन था, तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन था। और राइटर कौन था उस किताब का, तो राइटर थे एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स, MESH इसको जिसको कहते हैं, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स जिसको कहते हैं MESH, ये क्या है, ट्रीजर इज प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है,
ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, या फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा, या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा, या नन ऑफ द एबव। जैसा कि दिख रहा है ये मेडिकल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मेडिकल की बात कर रहा है, तो ये किसका हो जाएगा? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की ये बात करेगा। जैसे ही मेडिकल दिखा तो ये छट के आ जाएगा यहाँ पे। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है और ये ब्रिटिश लाइब्रेरी है। ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये दोनों छट गया और ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ्ला स्टैंड्स फॉर, इस चीज का ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इफ्ला का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस, इसको हम लोग जाकर के झटके से इसको टिक कर देंगे। लेकिन इफ्ला का फुल फॉर्म में लाइब्रेरी एसोसिएशन के बाद क्या होता है, कुछ शब्द ऐड किया हुआ है। क्या ऐड किया हुआ है? एंड इंस्टीट्यूशंस इसमें ऐड किया हुआ है। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऐड नहीं किया हुआ है, इंस्टीट्यूशन ऐड किया हुआ है। तो हमको इफ्ला के फुल फॉर्म को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्या? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है, किसका? इफ्ला का। ठीक है, इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि द कंसेप्ट ऑफ एसडीआई सर्विस वाज पुट फोर्थ बाय, ठीक है, एसडीआई सर्विस को किन्होंने रखा था? ठीक है, तो एसडीआई सर्विस को रखा था किसने? एचपी लुन ने। एचपी लुन को, इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था हांस पीटर लुन। ये क्या थे? ये जर्मन के एक कंप्यूटर साइंस के ये एक रिसर्चर थे। इनके द्वारा ये दिया गया था। एसडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव डायमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है सेलेक्टिव सेलेक्टिव डिस्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है किसका? एसडीआई का। ये किनके द्वारा दिया गया था? तो एचपी लुन के द्वारा दिया गया था। एचपी लुन का पूरा नाम क्या था? एचपी लुन का पूरा नाम था हंस। एचपी लुन का क्या नाम था? हंस पीटर। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है ये कब दिया गया था? तो ये कंसेप्ट हमारा दिया गया था 1958 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, या बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द एबव। इसमें क्या होगा? ये बोथ होगा, ऑपरेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या कि जॉब एनालिसिस जो है ये प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ये रिलेट करता है किसके द्वारा? तो ऑपरेशंस के द्वारा भी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी, बोथ। यहाँ पे क्या अगला क्वेश्चन क्या है? द लैपटॉप हैज एन एलसीडी स्क्रीन, द एक्रोनिम एलसीडी स्टैंड्स फॉर। क्या कहता है कि लैपटॉप के पास में क्या होता है? एक एलसीडी स्क्रीन होता है। तो ये एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले? नहीं। लाइट कॉम्पैक्ट डिस्प्ले? तो नहीं। लिक्विड कॉम्पैक्ट डिस्प्ले? तो नहीं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल इज एसोसिएटेड विद। हेनरी फ्यूल किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? हेनरी फ्यूल क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, या फिर कह सकते हैं उन्होंने क्या दिया था? एक मैनेजमेंट का एक थियरी दिया था। कहते हैं कि हेनरी फ्यूल क्या था? एक मैनेजर थे। हम लोग कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का जो थियरी दिए थे वो किनके द्वारा दिया गया था? तो हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया था। हेनरी फ्यूल के द्वारा कौन सा थियरी दिया गया था? तो क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के थियरी जो है ये हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो थियरी है किनके द्वारा दिया गया था? तो हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? सॉरी, अगला ऑप्शन क्या है? बिहेवियरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है इल्टन मायो के द्वारा। ठीक है, और ये साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रांसिस कीस के द्वारा दिया गया है। फ्रांसिस कीज के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? राइट बुक टू द राइट रीडर।
एट द राइट टाइम इज प्रिंसिपल गिवन बाई। सही किताब सही पाठक के द्वारा सही समय पे दिया जाए, ऐसा ये जो प्रिंसिपल है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो रंगनाथन के द्वारा तो नहीं, ये किसके द्वारा? ड्यूरी के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ड्यूरी के द्वारा दिया गया है। मैंने एक गलती बता दी है यहाँ पे, क्या बता दिया? फ्रांसिस कीज के द्वारा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा इसको एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक गलती बता दिया है। गलती क्या बता दिया है? गलती ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेनरी फ्यूल के द्वारा, हेनरी फ्यूल एसोसिएटेड विथ, तो ये किनके द्वारा है? तो क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा है। साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये थियरी दिया गया है, ये थियरी दिया गया था फेडरिक विंसो टेलर के द्वारा, FW टेलर के द्वारा ये दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था? FW टेलर के द्वारा दिया गया था। साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की थियरी FW टेलर के द्वारा दिया गया था। आई एम सॉरी कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती बता दिया था आपको। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में? राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। अभी हम क्या कह रहे थे कि राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम, ये प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया था? तो रंगनाथन के द्वारा नहीं, डेवी मेलविल डेवी के द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ड्यूरी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट एक एब्स्ट्रैक्ट है जिसकी फ्रीक्वेंसी होता है वीकली। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट कितने दिनों पे निकलता है? तो ये हर सप्ताह निकलता है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको ये पहले इसको केमिकल एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है ये 1907 में कोलंबस, ये कहाँ है? ओहियो। ठीक है, कोलंबस ओहियो में से ये पब्लिश होता है। कौन? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो मैनुअल गुर्जमान जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं। और आज के डेट में केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है इसका नाम क्या रख दिया गया है? आज के डेट में इसका नाम चेंज होकर के क्या है? साइंस फाइंडर कहा जाता है इसको। ठीक है, साइंस फाइंडर इसको कहा जाता है किसको? तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट को। और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? तो इसका फ्रीक्वेंसी वीकली है। अगला क्वेश्चन क्या है? हु सेड लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क। हु सेड लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क। यूनिवर्सिटी वर्क जो होता है इसके लाइब्रेरी जो होता है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी तरह का काम होता है उसका ये हर्ट होता है। तो किन्होंने किस मतलब कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा कहा था कि लाइब्रेरी क्या है? हर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क है। तो ये राधा कृष्ण साहब ने कहा था, ये एस राधा कृष्ण। ठीक है, इनके द्वारा ये कहा गया था। क्या कहा गया था? कि लाइब्रेरी जो होता है वो क्या होता है? हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इज रिलेटेड टू। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है ये किसके द्वारा किसके साथ लिंक्ड है? तो ये CSIR के साथ लिंक्ड है। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का फुल फॉर्म होता है। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ICSSR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये होता है इसका ICSSR का फुल फॉर्म। तो ये क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो रिलेटेड है ये CSIR के साथ रिलेटेड है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट में हम बना देंगे।
और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तक अगर आप देखते आए हैं, तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटा का बटन है उसको दबा लीजिएगा, सो दैट मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसको आपके पास मिल जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको किसी तरह का क्वेरी होगा या कोई कुछ जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सो दैट उनको भी फायदा हो जाए और मेरा चैनल भी कुछ ग्रो कर जाए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्रा क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। महादेव।